स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड। चैप्टर का नाम है अट नहीं रही और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिए। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम आपको पहले भी दे चुके हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन थे और इसमें हम आपको और आगे का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। इसे और विस्तृत रूप से लिखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य सुनिए और उसे भी इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन का अंतर हो जाता है। 3 मार्क्स का है तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा, 4 मार्क्स में आपको बड़ा होगा और 2 मार्क्स में और भी छोटा होगा। तो आप दोनों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए नंबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है, यानी चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। इसमें इस तरह का शब्दों का उपयोग इस तरह किया जा सकता है कि जिससे आप आंसर लिखें तो उसमें शब्दों का वजन ज्यादा हो और पढ़ने में अच्छा लगे। और पेड़ पौधे, इनमें नए पत्तों का आगमन शुरू हो जाता है और पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं और पेड़ों में फल और फूल अच्छी तरह से आ जाते हैं। हवा भी बहुत ही सुगंधित हो जाती है क्योंकि चारों तरफ नए पत्ते पेड़ों में आने से, उनकी खुशबू और फूलों के खिल जाने से हर तरफ हवा में सुगंध विशेष रूप से समझ में आती है और आकाश एकदम साफ और स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह भी आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, यानी पक्षियों का जो झुंड है आकाश में विचरते हुए अलग से देखा जा सकता है। और बाग बगीचे जो होते हैं इनमें भी पक्षियों में उल्लास भर जाता है और उनकी चहचहाट, उनका कलरव और कोयल की कूक इस समय पर खास तौर पर सुनाई देती है। इसलिए फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। और हमने आपको जैसे बताया कि इस समय वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु जो है ऋतुओं की रानी कहलाती है और इसीलिए ऋतुओं की रानी कहलाती है क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य की जो छटा होती है वो अपनी चरम पर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि महाकवि, इनको महाकवि इसीलिए बोला जाता है कि कवियों में श्रेष्ठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्थान है और छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और छायावाद की जो है प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, यानी इसमें मानवीकरण जो अलंकार है इसका सबसे ज्यादा उपयोग इस समय किया गया। प्रकृति की खूबसूरती को विशेष रूप से दिखाने के लिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया गया है। और उत्साह और अट नहीं रही है। स्टूडेंट्स, ये 2 कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं इस चैप्टर में और ये दोनों कविताएं जो हैं प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण अलंकार से भरी हुई है। और काव्य के 2 पक्ष हुआ करते हैं, एक अनुभूति पक्ष, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति यानी जिसका हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष वो होता है जिसके माध्यम से हम अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वहां अभिव्यक्ति पक्ष आता है। यानी भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, यानी भाव पक्ष अनुभूति पक्ष है जहां पर हमारी भावनाएं होती हैं, महसूस करते हैं, और शिल्प पक्ष यानी उन भावनाओं को कलात्मक रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है वहां पे शिल्प पक्ष आता है। इस दृष्टि से दोनों कविताएं बहुत ही सराहनीय हैं, बहुत ही अच्छी हैं और छायावाद की अन्य विशेषताओं में गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना और संगीतात्मकता ये भी विद्यमान है। और निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है। सामासिक यानी यहाँ पर समास के रूप के शब्द जो है, सामासिक पदों का
बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने उपयोग किया है और साथ ही अलंकार से भरी हुई कविताएं होती हैं। तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। यानी ठेठ यानी शुद्ध ग्रामीण शब्द, जो लोकल वर्ड है, गांव के जो शब्द होते हैं ग्रामीण इलाके के, उन शब्दों का भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया है। आतुकांत शैली, आतुकांत शैली, तुकांत यानी जहां पर कविता में अंतिम शब्द रैम के रूप में यानी अंतिम शब्द का तुक बना होता है, इस तरह का इन्होंने उपयोग ना करके आतुकांत शैली में रचित किया है अपनी कविताओं को। और क्रांति का स्वर मादकता और मोहकता भरी है। भाषा बहुत ही सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति का। इसका क्वेश्चन है होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। स्टूडेंट्स, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इसके साथ लिखेंगे और इसके साथ ही इसे भी लिखेंगे कि होली का त्योहार फाल्गुन मास में आता है और इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं और होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। रंगों से भर जाता है कहने का तात्पर्य कि रंग बिरंगे फूल बाग बगीचों में खिल जाते हैं और तरह तरह के फल भी पेड़ों पर आ जाते हैं और साथ ही इस समय होली का त्योहार भी होता है, जिससे होली के रंग से प्रकृति रंगीन हो जाती है। इसलिए चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती, वंचित यानी अपने आप को दूर नहीं रख पाती है और प्रकृति के हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध यानी बहुत ही धीमी धीमी हल्की हल्की सुगंध जो है नाक में आती है और इस सुगंध को महसूस अच्छी तरह से किया जा सकता है और जिससे लोगों के मन में उमंग और आनंद भर जाता है और उल्लास से सराबोर हो जाते हैं।